श्री राधाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन 10th क्लास का सेकेंड वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि कुपोषण, संतुलित आहार किसे कहते हैं, भोजन के अवयव कौन कौन से हैं, ठीक है, विटामिन कुपोषण क्या है, प्रोटीन कुपोषण क्या है। अपन ने पढ़ा था प्रोटीन कुपोषण के अंदर एक रोग पढ़ा था जिसका नाम था क्वाशियोकोर रोग, ठीक है, एक पढ़ा था मेरस्मस रोग, और उसके अलावा अपने विटामिन पढ़े, विटामिन ए पढ़ा, B1 पढ़ा, B2 पढ़ा, B3 पढ़ा, ठीक है, C पढ़ा, D पढ़ा, ऐसे करके अपने 6 विटामिन पढ़े थे, ठीक है, और विटामिन से होने वाले रोग पढ़े थे। कुछ प्रश्नोत्तर भी मैंने आपको दिए थे। अब आज अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं खनिज कुपोषण। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे दिया गया है, जहाँ से आप जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए और एक कॉपी और पेन में इस नोट्स को लिखने शुरू कर दीजिए, और जहाँ भी आपको लगे वहाँ आप किताब को देखकर नोट्स के अंदर इंक्लूड कर दें। आज का अपना टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। खनिज कुपोषण। अब सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है खनिज कुपोषण, इसका मतलब हो जाएगा मिनरल मेल न्यूट्रिशन, मिनरल मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, खनिज कुपोषण। अब खनिज, आपके शरीर में बहुत सारे खनिज लवण होते हैं। खनिज का मतलब ये है कि जो जमीन में से खोद कर निकलते हैं, ठीक है, खनिज। तो खनिज आपके शरीर में जो भी आवश्यक खनिज है उसकी आपके शरीर में या तो कमी हो सकती है या बढ़ती हो सकती है, जिसकी वजह से खनिज कुपोषण होता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ लंबे समय से खनिज लवणों की कमी या अधिकता खनिज कुपोषण कहलाती है। अब आपको 6 खनिज लवण याद रखने, जिस प्रकार से आपने विटामिन देखे थे 6, उसी प्रकार खनिज कुपोषण के अंदर भी आपको 6 खनिज मुख्य रूप से याद रखने। अब ये भी 3 नंबर का प्रश्न बन सकता है, खनिज कुपोषण क्या है, खनिज, विभिन्न खनिजों के नाम लिखते हुए सारणी द्वारा समझाइए, ये प्रश्न बन सकता है। तो इसमें सबसे मुख्य रूप से होता है सोडियम। देखो कि जो सोडियम होता है वो हमारे शरीर में बहुत, जो आपके शरीर में पोटेशियम और सोडियम का चक्कर चलता है उसके लिए जिम्मेदार होता है सोडियम, और ये रक्त में भी पाया जाता है सोडियम। ये आपके सोडियम है, और सोडियम के बारे में आपने पढ़ा है, सोडियम एक क्रियाशील धातु है, और क्रियाशील धातु होने के नाते इसको यदि आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख देते हो तो ये आग पकड़ लेता है, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन ये आपके शरीर के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो सोडियम किससे प्राप्त होता है, तो सामान्य नमक से प्राप्त होता है, मछली, मांस, अंडे और दूध से प्राप्त होता है, इस सभी से प्राप्त होता है। ये जो दूध है, ये दूध सभी प्रकार के खनिज लवणों के साथ याद रखना, विटामिन, ये जो है ये दूध विटामिन सी को छोड़ देना, बाकी सभी के अंदर स्रोत के अंदर लिख सकते हो, और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम सभी दूध के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसलिए आप दूध हर जगह लिख सकते हो। फिर पोटेशियम है वो सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। अब देखो अपन सोडियम का कार्य देख लेते हैं, इसका क्या कार्य है। सोडियम क्या करता है, तो आपके शरीर में मांसपेशियों के संकुचन, मांसपेशियां जैसे है आपके हाथ के लिए क्या मांसपेशियां है, इसमें क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है, जैसे हड्डी धड़कता है, ठीक है, तो हड्डी के अंदर क्या मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन के लिए जिम्मेदार कौन है भाई, सोडियम है। सोडियम है, आगे कौन डॉक्टर लिखा हुआ है, पोटेशियम, पोटेशियम में भी देखो मांसपेशी संकुचन, इसमें भी मांसपेशी संकुचन, यानी कि सोडियम और पोटेशियम दोनों सम्मिलित रूप से मांसपेशियों को संकुचित करने और शिथिलित करने का काम करते हैं। बोलो ऐसा समझ में, सोडियम अकेला काम नहीं करेगा, उसके साथ में कौन होगा, पोटेशियम। आगे जाओगे तो पढ़ोगे, यहाँ कितना नहीं है, मांसपेशी संकुचन। दूसरा है तंत्रिका की आवेग संतरण। आपके शरीर में जो तंत्रिकाओं में आवेग संतरण होता है, आपको गुरुजी कैसे, तंत्रिकाओं में आवेग संतरण का मतलब यह है कि जब आप जा रहे होते हो और रास्ते में आपके पैर के कांटा चुभ जाए हल्का सा, तो जैसे पैर के कांटा चुभता था आप पैर वहां से हटाते हो, ये क्या हो रहा है, जैसे कांटा आपके त्वचा को टच कर रहा है तो वहां पे क्या तंत्रिका कोशिका है, वहां से सीधा जो संदेश है, आवेग है, वो यहाँ से मस्तिष्क तक जाएगा, और मस्तिष्क उसका क्या करेगा, संचरण करेगा और वापस रेस्पॉन्स देगा कि वहां से पैर हटा लो। तो तंत्रिका आवेग संचरण का काम कौन करता है, पोटेशियम, साथ में पोटेशियम, और पोटेशियम के साथ में कौन होता है, सोडियम। शरीर का विद्युत अपघटन, आपके शरीर का जो विद्युत अपघटन है, विद्युत अपघटन होगा, आपके शरीर में भी करंट प्रवाहित होता है, तो विद्युत अपघटन का काम भी कौन करता है, सोडियम और पोटेशियम दोनों। फिर संतुलन बनाना, आपके शरीर को संतुलित बनाने का काम, जैसे मैं अभी सीधा खड़ा हूं, संतुलित बनाने का काम कौन करता है,
सोडियम और साथ साथ में पोटेशियम भी करता है। देखो पोटेशियम के बारे में कहां से प्राप्त होता है? सभी खाद्य पदार्थों से। मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका आवेश संतरण, शरीर का विद्युत अपघटन और शरीर का विद्युत अपघटन, इसमें मैंने नहीं लिखा है, किताब के रूप में लिखा हुआ शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना, ठीक है। ये सभी काम सोडियम और पोटेशियम दोनों मिलकर करता है, अकेला नहीं कर सकता। सोडियम कहता है कि मैं अकेला काम नहीं करूंगा, मैं अकेला मांसपेशी का संकुचन नहीं करूंगा, मैं अकेला तंत्रिका आवेश संतरण नहीं करूंगा, तो क्या किसकी जरूरत रहेगी? मेरे साथ पोटेशियम चाहिए। आप कहते हो ना, आप कहते हो कि मैं अकेला ग्राम में सामान लेने नहीं जाऊंगा, मैं साथ में लेके जाऊंगा महेंद्र को, मैं साथ में लेके अकेला नहीं जाऊंगा। इसका मतलब सोडियम भी आपके शरीर में अकेला काम नहीं करता है, पोटेशियम को हमेशा क्या करता है? साथ लेके काम करता है। ये सभी कार्य सोडियम और पोटेशियम मिलकर करता है। तंत्रिका आवेश संतरण हो गया। फिर विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संतरण, आपके शरीर में जो सभी प्रकार की कोशिका है उसमें कोशिका क्रियाओं का संतरण जो कौन करता है? पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दोनों क्या है? ये दोनों क्रियाशील है, ये बहुत क्रियाशील होता है। सोडियम से भी पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है। इसको यदि आप वायु में खुला छोड़ दोगे, अभी यहाँ मैं लाके इसको खुला छोड़ दूं तो ये अपने आप आग पकड़ लेता है, इतनी इसकी क्रियाशीलता है। इसलिए पोटेशियम का उपयोग बम बनाने के लिए किया जाता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, आगे आप देखोगे, ठीक है। कंपटीशन देने के बाद प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर कैल्शियम तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? दूध से मिलेगा। अभी यहाँ में क्या लिखा है? सभी खाद्य पदार्थों, यानी कि यहाँ दूध आ सकता है, ठीक है। यहाँ देखो दूध लिखा हुआ है, अंडे, हरी सब्जियां, ठीक है। तो इससे क्या होता है? कैल्शियम। और कैल्शियम करता क्या है? तो विटामिन डी के साथ हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। अब बताओ विटामिन डी इसका रासायनिक नाम आपको कमेंट के अंदर बताना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, उस रोग के क्या क्या लक्षण है, इस सभी को आपको अपने दिमाग के अंदर स्मरण करना है और आपको कमेंट के अंदर उत्तर देना है। देखो किसी चीज को पढ़ते हैं तब जो भी पॉइंट आपको जहां मिल रहा है उस पॉइंट को वहां से पकड़ो। पकड़ने के बाद उसको आपके दिमाग में सर्च करो कि विटामिन डी पहले पढ़ा हुआ है, जी हाँ गुरुजी ने पढ़ाया था, विटामिन डी था, ठीक है। उसका रासायनिक नाम था, उससे होने वाला रोग था, रोग के लक्षण अपने सारणी में देखे थे। वो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, तब जाके आपका पढ़ा हुआ सार्थक है। नहीं तो आप जो पढ़ा है उसको बार बार भूलोगे। जहां आपको लगता है दोबारा देख लीजिए कौन सी समस्या है, कोई मना कर रहा है देखने में। विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ये जो विटामिन डी है इससे संबंधित क्लास 12 के बायोलॉजी में गत साल प्रश्न पूछा गया था। आप 10th पढ़ रहे हो, गत साल 12th में प्रश्न ये पूछा गया था कि एकमात्र ऐसा विटामिन जो आपके शरीर में बनता है वो कौन सा है? विटामिन डी। एकमात्र विटामिन जो आपके शरीर में बनता है वो कौन सा? विटामिन डी। अब कब बनता है? जब आप सुबह मॉर्निंग के अंदर सूर्य के प्रकाश के अंदर जाते हो, उस समय त्वचा जो होती है वो त्वचा के अंदर मेलेनिन वर्णक जो होता है वो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, जिसकी वजह से विटामिन डी का क्या होता है? संश्लेषण होता है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के साथ हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने का काम कौन करता है? कैल्शियम। अब यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, आपके शरीर में यदि कैल्शियम की कमी है तो आपकी हड्डियां होगी, क्या हो जाएगी? बोलो भी, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, ठीक है। दांत क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम की कमी से 2 रोग होते हैं और 2 ऐसे रोग बताऊंगा कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। सबसे पहले एक होता है अस्थि भंगुरता। बूढ़े लोगों के अंदर आपने देखा होगा हल्का सा फिसलता है, पैर क्रैक हो जाता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? कैल्शियम की कमी है। और वैसे बूढ़े लोगों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है। और एक आपने देखा होगा बुढ़ी महिला है, जब बुढ़ी महिला होती है वो बुढ़ी हो जाती है, उस समय वो कमर में से मुड़ जाती है, मुड़ के चलती है। इसका कारण क्या है? कि उसके अंदर किसकी कमी है? कैल्शियम की कमी है। और जो मुड़ के चलती है उस डिजीज का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो डिजीज है वो कैल्शियम की कमी के कारण महिलाओं के अंदर होती है। और ये तब होती है जब महिलाओं के अंदर आवर्त चक्र, जो उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पाया जाता है, वो बंद हो जाता है। उसके बाद ये रोग देखने को मिलता है, क्योंकि महिलाओं के अंदर जब ये आवर्त चक्र बंद हो जाता है उसमें उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की क्या हो जाती है? कमी, जिसके कारण इसमें कैल्शियम का स्राव होता है वो बंद हो जाता है। तो ये रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस। दूध, अंडे, हरी सब्जियां आदि से मिलता है। विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। अब आगे देखो फास्फोरस।
फास्फोरस भी आपके शरीर में कोई काम करता है? बिल्कुल करता है। क्या करता है? मिलता किससे है? दूध से। देखो दूध सभी में आ रहा है, पहले भी कहा था दूध और हरी पत्तेदार सब्जियां। याद नहीं है? पूछ ले कि सोडियम का स्रोत क्या है, पूछ ले कि लौह तत्व का स्रोत क्या है, पूछ ले फास्फोरस का स्रोत क्या है, तो आप दूध उसमें 8 बंद करके डाल देना। दूसरे डाल देना हरी पत्तेदार सब्जियां। ये दो चीज ऐसी है जिससे सभी प्रकार के खनिज लवण, सभी प्रकार के प्रोटीन, ठीक है, सभी प्रकार के विटामिन मिलते हैं, विटामिन सी को छोड़कर। ठीक है, दूध, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये फास्फोरस किससे मिलेगा? दूध से मिलेगा, हरी सब्जियां से मिलेगा, बाजरा से मिलेगा, रागी से मिलेगा, सूखे मेवे के अंदर आता है वही आपके काजू किशमिश से मिलेगा। व्रत आपके शरीर में जो किडनी है उससे भी फास्फोरस का स्राव किया जाता है। यकृत, जिसको रसायनों की फैक्ट्री कहते हैं, शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग यकृत है, जिसके अंदर से पाचन तंत्र के अंदर आपको पीत्रस आता है, और पीत्रस क्या करता है? वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। तो ये यकृत है, यकृत से भी और व्रत दोनों से क्या निकलता है? फास्फोरस निकलता है। अब करता क्या है? आपको गुरुजी फास्फोरस करता क्या है? तो एक ही प्रश्न है, ये कैल्शियम के साथ मिलकर। अब देखो कनेक्शन आपको समझना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन समझना है। यदि कनेक्शन समझ में आ गया तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये क्या कर रहा है? कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। अब आप देखो कैल्शियम किसके साथ मिल रहा है? कैल्शियम किसके साथ मिल रहा है? बोलो, कैल्शियम किसके साथ मिल रहा है? विटामिन डी के साथ। कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। लेकिन जो फास्फोरस है वो कैल्शियम के साथ मिलकर, फास्फोरस जो है वो किसके साथ मिलकर? कैल्शियम के साथ मिलकर क्या करता है? दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। यदि कैल्शियम के साथ विटामिन डी मिल रहा है तो भी दांत हड्डियां मजबूत होगी, और यदि कैल्शियम के साथ में फास्फोरस मिल रहा है तो भी हड्डियां क्या होगी? मजबूत होगी। इसलिए फास्फोरस का काम भी क्या होगा? हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करना। लेकिन ये किसके साथ जुड़ेगा? कैल्शियम के साथ जुड़कर। फिर है लौह तत्व। लौह तत्व का मतलब यहाँ पे आएगा आयरन, लोहा, Fe+2, जिसको कहते हैं फेरस। ठीक है, लोहा आपके शरीर में लोहा होता है। ये जो पंखे बने हुए यही लोहा आपके शरीर में होता है, लोहा। ये कहां से आपको प्राप्त होता है? यकृत, लीवर, वृक्क, किडनी, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, गाजर, गुड़, सेब, दूध। ध्यान रखना यहाँ पे दूध से कभी लौह तत्व प्राप्त नहीं होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मैं कह रहा हूँ सभी के लिए दूध आप रख सकते हो, लेकिन लौह तत्व के लिए दूध नहीं रख सकते, क्योंकि दूध से कैल्शियम प्राप्त होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम, सोडियम सभी कर सकते हैं, लेकिन लौह तत्व नहीं कर सकते। गाजर, गुड़, सेब, ठीक है, और बहुत सारे फ्रूट है जिससे क्या प्राप्त होता है? लौह तत्व। काम क्या है लौह तत्व का? रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण एवं ऊतक ऑक्सीकरण। आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, आपके शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण लौह तत्व के द्वारा होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है? बोलो भी हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन का उत्तर होगा ये एक लाल रंग का वर्णक है जो आपके शरीर में ऊतकों के अंदर ऑक्सीकरण का कार्य संचरण करता है। तो ऊतक ऑक्सीकरण के लिए भी जिम्मेदार होता है। और लौह तत्व की कमी, यदि आपके शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाए तो एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं रक्तता, या इसको कहते हो रक्त क्षीणता, या इसको कहते हो आप एनीमिया। बोलो भाई, बोलो, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कहोगे गुरुजी रक्तता, बोलोगे रक्त क्षीणता, बोलोगे एनीमिया। तीन एक ही रोग है, तीनों का एक ही नाम है। जैसे किसी का नाम मुकेश होता है तो कहते हैं मुकेशिया, मुका, जो भी है, तो ये तीनों के सेम नाम है भाई, आपको ध्यान रखना है। रक्तता, रक्त क्षीणता और एनीमिया, ये तीनों रोग लौह तत्व की कमी से होते हैं। फिर आयोडीन, कौन सा डीन? आयोडीन। और आयोडीन कहां से प्राप्त होगा? बोलोगे नमक से। समुद्री भोजन, समुद्र के अंदर क्या है? खारा, नमक ही तो है, समुद्री नमक, जामुन, ठीक है, ये इससे क्या प्राप्त होता है? आयोडीन। साथ में बैंगन, इससे भी आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपके आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन नमक से प्राप्त होगा, समुद्री भोजन, जामुन से प्राप्त होगा। और ये करेगा क्या? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, और थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है।
और यदि आपके शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव रुक जाता है, यानी कि आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव रुक जाता है यानी कि आयोडीन की कमी हो जाती है, तो आपके शरीर में एक रोग हो जाता है जिसका नाम है घेंगा। घेंगा या इसको कहता है गलगंड। ध्यान रखना है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा या गलगंड। कैसे भी करके आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो ये अपने पढ़ा खनिज कुपोषण, खनिज की लंबे समय से कमी या अधिकता खनिज कुपोषण कहलाता है। 6 खनिज लवण आपको ध्यान में, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोह और आयोडीन। ठीक है, सोडियम क्या करता है, कहां से प्राप्त होता है, इसका क्या क्या कार्य है, ठीक है, ये पूरे सारे आपके योगी जल के गुण, जो पीने योग्य जल होता है उसके क्या क्या गुण है। इससे पहले मैं बता देता हूं जल के हमारे शरीर में क्या क्या उपयोग है। तो जल हमारे शरीर में विलायक का कार्य करता है। जो वाटर है यानी कि जो जल है वो आपके शरीर में किसका कार्य करेगा? विलायक का कार्य करेगा। विलायक, विलायक क्या होता है भाई? आपने यदि पढ़ा है तो एक होता है विलयन। विलयन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। विलय का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, एक गिलास के अंदर आप नमक डालते हो, एक गिलास में आप नमक डालते हो तो उसके अंदर जो आपने विलायक जो है वो कौन है? पानी। विलायक कौन है? पानी। विलायक का मतलब जो लायक है घोलने के, जो लायक है घोलने के वो विलायक है, और विलय का मतलब जो घुलता है वो क्या है? विलय। विलायक हमेशा ज्यादा मात्रा में होता है, विलय हमेशा कम मात्रा में होता है, ये अधिक मात्रा में होता है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे। तो जल आपके शरीर में विलायक का कार्य करेगा। विलायक का मतलब घोलने का काम करेगा। किसको घोलेगा? जो भी आपके भोजन आप लेते हो उसको घोलने का काम कौन करेगा? वाटर करेगा, पानी करेगा। तो आपके जो पीने योग्य जल है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए? यदि आप शुद्ध पानी पीते हो तो आपके शरीर में सभी प्रकार की क्रिया है, जो सभी प्रकार की क्रिया है जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, सभी प्रकार की क्रिया है सुचारू रूप से चलेगी। और यदि आप अशुद्ध पानी को पियोगे तो आपके शरीर में कई सारी बीमारियां हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि दिन में कम से कम 4 लीटर वाटर पीना चाहिए। कम से कम आपको दिन में 4 से 5 लीटर पानी लेना है। जिससे क्या होगा? जैसे आपका शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि सीधा सीधा पानी जाएगा वृक्क में, किडनी में, और किडनी में जहाँ पे खून को छाना जाता है, खून को साफ किया जाता है, मूत्र का निर्माण किया जाता है, तो वहां पे जो आपका है वो हो जाएगा यहाँ से शुद्ध जो पानी होगा वो ये काम करेगा। और अशुद्ध पानी पियोगे सीधी सी बात है इसमें बहुत सारी डिजीज हो जाएगी। तो पीने योग्य जल के क्या क्या गुण होते हैं? यदि आपको ऐसा प्रश्न आ जाए पीने योग्य जल के गुण बताइएगा, आपको उत्तर हमेशा पॉइंट के अंदर देना है। उत्तर हमेशा ध्यान को पॉइंट के अंदर देना है। रामायण में लिखनी है, सीधी सीधी आप रामायण लिख के आ जाते हो, रामायण की नहीं लिखनी है, आपको पॉइंट के अंदर उत्तर देना है। ये चीज ध्यान रखिए। सबसे पहले पीने योग्य जल का पहला गुण है जल का पीएच मान। जल का पीएच मान संतुलित हो। पीएच मान क्या होता है? पीएच मान का मतलब पी का मतलब यहाँ पे है कुशांश और एच का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसको क्या कहता है? पीएच मान कहते हैं। और पीएच मान के 2 पार्ट है, एक अम्लीय और एक क्षारीय। एक चलता है 0 से लगाकर 7 तक और एक लगता है 7 से लगाकर 14 तक। ठीक है, 0 से फिर 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर 7 से 8 9 10 11 12 13 और 14। 0 से 7 तक तो कहता है अम्लीय और 7 से 14 तक को कहता है क्षारीय। यदि पीएच मान 0 से 7 के बीच में है तो उसको अम्लीय माध्यम कहता है, और 7 से 14 के बीच में है तो उसको कहता है क्षारीय माध्यम। और यदि 7 है तो उसको कहते हैं उदासीन। उदासीन प्रकृति, न्यूट्रल प्रकृति होती है। तो जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7, जिसको क्या कहते हैं? अशुद्ध जल कहते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। और शुद्ध जल में जो आपके है विद्युत का सुचालन नहीं होता। यदि आप देखोगे तो पीएच मान शुद्ध जल जो है उसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। ये जो शुद्ध जल होता है ये वर्षा का जल होता है। फिर जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई, पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन। आपने एक चीज देखी होगी, जब आप कोई काम को कर रहे होते, जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपको क्या आती है? उबासी आती है, जवाई आती है। अब उबासी जैसे आ जाती है तो आप क्या करते हैं? फटाक से पानी पीते हो।
अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, गुरु जी हमने उबासी पानी पिया ठीक कैसे होगी, ठीक है, आपके अंदर जो आलसपन था वो ठीक कैसे हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। उबासी, सबसे पहले देखो उबासी है क्या। उबासी क्या है, आपका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या करेगा, जैसे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आप अपने मुंह को जोर से पूरा फैला दोगे और बाहर से पूरी ऑक्सीजन को लोगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं उबासी। अर्थात जब आपके मस्तिष्क में कमी हो जाती है ऑक्सीजन की, उस समय आप बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो तो उसको क्या कहते हैं, उबासी कहते हैं। और उबासी किसमें, आप वाटर को लेते हो, जल में पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन। यदि आपने जो पानी पिया उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है तो आपके पानी पीने का कोई औचित्य नहीं है। पानी किस लिए पीते हो, ऑक्सीजन के लिए। और पानी का सूत्र क्या है, तो H2O। अब ये पीछे जो O आ रहा है वो क्या है, ऑक्सीजन ही तो है। और ऑक्सीजन क्या करती है आपके शरीर में, ऑक्सीजन आपके शरीर में क्या करती है, ऑक्सीजन आपके शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेगा करती है, साथ साथ में श्वसन का कार्य करती है ऑक्सीजन। देखो जल में हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव, जो आपने पानी पी रहे हो उसके अंदर हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। यदि ये आप ले रहे हो तो कहीं ना कहीं वो जाकर आपके शरीर में क्या करेंगे, नुकसान करेंगे, रोग उत्पन्न करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है, जल में कंकड़, वनस्पति व गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जल में क्या नहीं होनी चाहिए, जल में कंकड़ नहीं होनी चाहिए, वनस्पति नहीं होनी चाहिए और गंदगी, गंदा जल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जल के जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो जल में जाते हैं और फिर वो जाकर किडनी में जमा हो जाते हैं, जिससे पथरी जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और वनस्पति और गंदगी नहीं होनी चाहिए, अर्थात जल को छान कर पीना चाहिए। हमेशा कहते हैं जल को क्या करना चाहिए, छान कर पीना चाहिए। फिर दूषित जल, ये तो हो गया पीने योग्य जल के गुण। आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं, 2 नंबर का प्रश्न आ जाए तो आपको बताना है, ठीक है। जल का पीएच मान संतुलित होना चाहिए, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए, जल में हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होना चाहिए और जल में कंकड़, वनस्पति और गंदगी नहीं होनी चाहिए, अर्थात जल को छान कर पीना चाहिए। फिर दूषित जल के क्या क्या दुष्प्रभाव, दूषित जल के क्या क्या दुष्प्रभाव है, तो दूषित जल से कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। दूषित जल के क्या क्या दुष्प्रभाव है, मैंने आपके इतने ही पॉइंट दिए, आप बहुत लिख सकते हो। दूषित जल आपके शरीर में जाकर बहुत सारे रोग उत्पन्न करता है, जैसे आपके शरीर में पाचन क्रिया प्रभावित होती है, श्वसन क्रिया प्रभावित होती है, जनन क्रिया प्रभावित होती है। प्रत्येक जो शब्द बोला उसकी आप एक लाइन लिख सकते हो, ठीक है। पाचन क्रिया प्रभावित हो गई है, एक लाइन हो गई। श्वसन क्रिया प्रभावित होती है, ठीक है। उत्सर्जन क्रिया प्रभावित होती है, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो। दूषित जल के दुष्प्रभाव, दूषित जल से कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। दूषित जल से होने वाली बीमारियों के अंदर कौन कौन सी है, ये ध्यान रखना है। दूषित जल से क्या होता है, हैजा, ठीक है, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, पीलिया और नालू, इस सभी के बारे में बता देता हूँ। हैजा जो है ये किससे होता है, हैजा होता है आपके जीवाणु से होता है, जीवाणु। और उस जीवाणु का नाम क्या है, वीब्रियो कोलेरी, वीब्रियो कोलेरी जीवाणु, जो कोमा के आकार का होता है, कोमा के आकार का। ये हैजा जीवाणु से होता है। हेपेटाइटिस किससे होता है, जीवाणु से होता है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। पीलिया जीवाणु से होता है। फिर नाल या बाला रोग ये होता है प्रोटोजोआ से, किससे होता है, प्रोटोजोआ। यहाँ पे कह सकते हो कर्मी से होता है, किससे होता है, कर्मी से। और ये कर्मी कौन सा है, गोल कर्मी से होता है। ये नारू या बाला रोग जो है ये आपके कर्मी से होता है। और उस कर्मी का नाम क्या है, उस कर्मी का नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। बाला या नारू रोग ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस के द्वारा होता है। और ये एक समय राजस्थान के अंदर बहुत सारा फैल गया था, लेकिन सन 2000 के अंदर एक कार्यक्रम चला था जिसका नाम था नारू उन्मूलन कार्यक्रम। नारू को खत्म करने के लिए कार्यक्रम चला था, जिसको नारू उन्मूलन कार्यक्रम कहते हैं। सन 2000 के बाद राजस्थान के अंदर इस नारू रोग का कोई भी पेशेंट नहीं मिला है, अर्थात नारू रोग पूर्णतः राजस्थान जो है वो नारू रोग मुक्त हो गया है, ठीक है। नारू रोग किससे होता है, तो कर्मी से होता है। कर्मी का नाम क्या है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ठीक है। और ये गंदे जल से फैलता है, जैसे
ड्रैकोलुस मेडिनेसिस मतलब नारू रोग या इसको बाला रोग कहता है, बाला रोग, ठीक है, ये हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे मेरे ये रोग है, ठीक है, तो मैं जैसे तालाब के किनारे जाऊंगा, अपने हाथ पे धोऊंगा, तो मैं मेरे शरीर के ऊपर जो भी नारू रोग के कर्मी है वो मेरे त्वचा से कहाँ चले जाएंगे, तालाब के अंदर, और तालाब के अंदर हाथ धोने के बाद दूसरा के कोई हाथ धोएगा तो उसके अंदर चले जाएंगे। ऐसे करके ये डिजीज फैलती रहती है। लेकिन अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, सन 2000 के बाद इसका कोई रोगी नहीं मिला है। तो ये आपके पीने जल और दूषित जल की गुण है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। अब अपन देखते हैं मोटापा के बारे में, ओबेसिटी, मोटापा के बारे में पढ़ेंगे। मोटापा वास्तव में होता क्या है, शरीर में वसा जमा होने से, शरीर में क्या जमा होगा भाई, वसा। तो वसा क्या है, तो अपन ने कल देखा था, एक पोषक तत्व। ये क्या है, पोषक तत्व। टोटल पोषक तत्व है कितने, तो 7 पोषक तत्व अपन ने पढ़े थे, उसमें से वसा भी एक पोषक तत्व है। शरीर में वसा के जमा होने से उत्पन्न वह स्थिति जिससे मानव भार व लंबाई का अनुपात बिगड़ जाता है, मोटापा कहलाता है। तो प्रश्न आता है, व्हाट इज द ओबेसिटी, मोटापा क्या है। तो शरीर के अंदर वसा जमा होने से उत्पन्न वह स्थिति जिसके द्वारा शरीर की लंबाई व भार का अनुपात बिगड़ जाता है। जैसे मेरी ये लंबाई है, इस लंबाई के अनुसार भार होना चाहिए, वजन। यदि लंबाई के अनुसार वजन नहीं है, ठीक है, ज्यादा हो जाता है, तो उसको कहते हैं मोटापा। मोटापा नहीं है। और ये होती है मोटापा के बाद की स्थिति, मोटापा के बाद की स्थिति। इसमें क्या होता है, 30 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक, यदि किसी की 1 मीटर हाइट है और उसका वजन 30 किलो है, 2 मीटर हाइट है और उसका वजन 60 किलो है, ठीक है, तो वो मोटापा के अंदर रहेगा, मोटापा से ग्रसित आएगा। इस दोनों के बीच की स्थिति को मोटापा कहते हैं। ये ध्यान रखना, 2 स्थितियां है। अब ये मोटापा होता है वो किस किस कारण होता है और इससे होने वाले रोग कौन कौन से। यदि मोटापा आपके शरीर में होता है तो उससे हृदय संबंधी रोग हो जाएंगे, जैसे हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाएगी, हृदय सूज है, ठीक है, ये सभी रोग होने की संभावना हो जाएगी। मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज, निद्राकालीन श्वास समस्या, रात को नींद नहीं आएगी, ठीक है, कैंसर होने की समस्या हो जाएगी। तो बहुत सारे रोग किसके द्वारा हो सकते हैं, मोटापा के द्वारा हो सकते हैं। मोटापा किस किस कारण होता है, कारण आपको ध्यान रखना है, पॉइंट के अंदर देना है। कारण के अंदर अधिक चर्बी भोजन खाने से, जिसके अंदर ज्यादा मात्रा में वसा है, जैसे ज्यादा आप घी खाते हो, ठीक है। अब वसा है, वसा 2 प्रकार की, आपने पढ़ी हुई वसा 2 प्रकार की होती है, संतृप्त वसा, संतृप्त वसा, और एक होती है असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा का मतलब है जो जमती है, जो क्या करती है, जमती है। जैसे घी जमता है, नारियल का जो तेल होता है वो जमता है, ठीक है, जो जमता है वो संतृप्त है और जो नहीं जमती वो असंतृप्त वसा है। आपके शरीर के लिए फायदेमंद कौन सी है, संतृप्त या असंतृप्त। गाय भैंस की तुलना में गाय का घी नहीं जमता है, मतलब गाय का घी होता है वो असंतृप्त वसा होता है और भैंस का होता है वो संतृप्त वसा होता है। मतलब संतृप्त वसा आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है और संतृप्त वसा क्या होती है, फायदेमंद होती है। तो वसा आपके शरीर में जमा होने के कारण, अधिक चर्बी भोजन खाने से जिसमें ज्यादा मात्रा में वसा हो, ठीक है, मार्केट के आप तली तलाई चीजें लाते हो उससे, ठीक है, जंक फूड खाने से, या पतली भोजन मार्केट से भोजन लाते हो, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, जो भी आप खाते हो उसमें जंक फूड, ठीक है, पैकिंग आइटम आती है, जैसे अब ममरा अमराई जो आती है, जिसमें आपके आप देखते हो हाथ पूरे पूरे क्या हो जाते हैं, वसा से हो जाते हैं, चिकने चिकने। ये जंक फूड को पतली भोजन करने से, ठीक है, कम व्यायाम स्थिर जीवन यापन, व्यायाम नहीं करते हो, शारीरिक श्रम नहीं करते हो, शारीरिक पड़े रहते हो, खाते पीते हो, सोते रहते हो, स्थिर जीवन यापन। तो ये जो सिस्टम से नहीं चलते हो, ठीक है, आपका दिन का पूरी तरह शेड्यूल सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम से नहीं चलते हो तो क्या हो जाता है, मोटापा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मोटापा के कारण हो जाएंगे, ठीक है, मोटापा से होने वाले रोग ध्यान रखना, हृदय रोग, मधुमेह, निम्नकालीन अवकाश, श्वास समस्या, कैंसर, ठीक है, मोटापा पूर्व स्थिति, मोटापा के बाद की स्थिति। मोटापा है क्या, तो वसा के जमा होने से उत्पन्न वह स्थिति जिसके द्वारा आपके शरीर में भार व लंबाई का अनुपात क्या होता है, बिगड़ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, मोटापा कहते हैं। अब शरीर के भार व लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, बीएमआई, बीएमआई कहते हैं, जिसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। बीएमआई की फुल फॉर्म क्या है, बीएमआई का मतलब है शरीर भार सूचकांक, इसको हिंदी में कहते हैं शरीर भार सूचकांक, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। मास का मतलब भार है
बॉडी का मतलब शरीर और इंडेक्स का मतलब सूचकांक, शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक का मतलब भार व लंबाई के अनुपात का विगणना, बीएमआई कहलाता है। बीएमआई की फुल फॉर्म होगी। तो ये मोटापा है, मोटापा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो भी आपके नशीले पदार्थ है जिसके अंदर आएगा तंबाकू, ठीक है, गुटखा, अफीम, ठीक है, अल्कोहल, शराब, इस सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है आज। और उस वीडियो को देखने के बाद आपका ये पूरा पहला यूनिट खत्म हो जाएगा। पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया था संतुलित असंतुलित भोजन के बारे में, वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे दिया गया है, देख लेना, ठीक है। इस वीडियो को व्यवस्थित देख लेना। उसके बाद कल अपन दूसरे लास्ट और अंतिम वीडियो को देखेंगे, साथ साथ में कुछ प्रश्नों को लेकर भी आपके बीच उपस्थित होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।